हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी मेरे साथ खेलो ना लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सांझ हो गई थी, सूरज की रोशनी हल्की पड़ने लगी थी। मयंक ने कार की हेडलाइट्स चालू कर दी। बगल की सीट पर प्रतीक बैठा था और पीछे वाली सीट पर अरुण के साथ अल्ताफ बैठा था। शहर से दूर ग्रामीण इलाके में सड़क बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं थी, इसलिए कार की गति बहुत ज्यादा नहीं थी। ओ भाई, कितना टाइम बता रहा है मैप पर? अल्ताफ ने पूछा। प्रतीक ने मोबाइल उठाकर देखा और बोला, मैप तो बता रहा है कि हम 52 किलोमीटर दूर हैं और टाइम 1.5 घंटे का दिखा रहा है। मैं बोल रहा था कि जल्दी निकलते हैं, लेकिन तूने ही लेट किया अल्ताफ हमें, मयंक बोला। अरे मुझे क्या पता था तू गाड़ी को बैलगाड़ी की तरह चलाने वाला है, अल्ताफ ने अपने ऊपर से इल्जाम हटाने के लिए कहा। सड़क देख रहा है ना भाई तू, यहाँ गाड़ी की स्पीड इससे ज्यादा हो भी नहीं सकती, प्रतीक ने मयंक का साथ देकर कहा। अरे तो यार मुझ पर क्यों ठीकरा फोड़ रहे हो तुम लोग, अल्ताफ भन्ना गया था। ढाबे पे 1 घंटे से ज्यादा मैंने रोका था क्या? अरे ठीक है ना यार, अरुण ने बीच में पड़ते हुए कहा। कौन सा ज्यादा लेट हो गए हैं, 8 साढ़े 8 तक पहुंच जाएंगे। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले 4 दोस्त अपने एक साथी की शादी में शामिल होने के लिए दोपहर 12 बजे रवाना हो चुके। पुणे से 300 किलोमीटर दूर वो मध्य प्रदेश के किसी हिस्से में मैप के सहारे बढ़ते जा रहे थे। इसी समय गाड़ी झटके खाने लगी। कुछ ही सेकंड में गाड़ी का इंजन बंद हो गया। ओनर से निकलता हुआ धुआं देख सबके चेहरों का रंग उड़ गया। लो पहुंच गए हम, मयंक कहते हुए बाहर निकला गाड़ी से। ना ना, इसमें भी मेरा ही दोष है, कह दो ये भी, अल्ताफ भी बाहर निकल आया था। प्रतीक ने बोनट खोल लिया था। तब तक अरुण और प्रतीक भी बाहर आ गए थे। इंजन लगता है गर्म हो गया है, अंदर पानी की बोतल है क्या कोई? मयंक यह कहकर तीनों को देखने लगा। खत्म है, पानी तो सारा पी गए हम, प्रतीक बोला। मयंक पानी की उम्मीद से आसपास देखने लगा। अरे यार कसम से भूतिया कहानी की फीलिंग आ रही है पूरी, अरुण सुनसान जंगल को देखकर मजाक करते हुए बोल रहा था। ऐसे ही तो होता है फिल्मों में, 3-4 दोस्त, एक गाड़ी, सुनसान रास्ता और एक डरावनी सी हवेली। तो तेरी हवेली कहाँ है ओरियो? प्रतीक ने भी मजाक के लहजे में पूछा। अरुण को ओरियो नाम से पुकारते थे सभी। देख वो रही हवेली, अरुण ने सबका ध्यान दूर एक मकान की तरफ ले जाते हुए कहा। अबे वो हवेली क्या, बंगला भी कहलाने लायक नहीं है, अल्ताफ ने हंसते हुए कहा। अबे लो बजट पिक्चर है अपनी, पुराने मकान में हवेली वाली फीलिंग ले लो। तुम्हारी बकवास पूरी हो गई हो तो पानी ढूंढ ले गई, वरना शादी छूटेगी सो अलग, रात भी यही जंगल में बितानी पड़ेगी, मयंक बोला। अल्ताफ पानी की खाली बोतल निकाल, आसपास कहीं पानी ढूंढते। खाली बोतल तो वो तो फेंक दी थी यार हमने, अल्ताफ झिझकते हुए बोला। मयंक ने उसका जवाब सुन एक आह भरी और प्रतीक को देखने लगा। अरे वहां कोई है मयंक, प्रतीक ने सड़क से दूर पगडंडी पर जाते हुए किसी व्यक्ति को देखकर कहा। चल उससे पूछते हैं, कोई मदद मिल जाएगी। ये तो एकदम भूतिया फिल्मों का रामू काका लग रहा है यार, अरुण हंसते हुए बोला। ऊपर वैसी ही बनियान है और नीचे धोती, प्रतीक भी हंस दिया। ओ चाचा, मयंक ने पुकारा
तो वो बूढ़ा व्यक्ति ठहर गया। मयंक और प्रतीक उस बूढ़े आदमी की दिशा में तेजी से जाने लगे। प्रतीक, देखना, अब यह अंकल कोई स्टोरी भी जरूर सुनाएगा, अरुण ने कहा तो अल्ताफ भी हंसने लगा। मयंक और प्रतीक के जाने के बाद, उस मकान को देखकर आए क्या अल्ताफ? क्यों, क्या देखेगा उसमें? अल्ताफ ने पूछा। तेरी भी फटती है ना? अरुण ने चिढ़ाया उसे। अबे कोई बोतल या डब्बा मिल जाएगा तो पानी लाने के काम आ जाएगा। मयंक और प्रतीक उस बूढ़े आदमी के नजदीक पहुंच गए। चाचा, यहाँ कहीं पानी है क्या? मयंक ने पूछा। बूढ़ा आदमी दोनों को अचरज से देख रहा था। बेटा, अंधेरा हो रहा है, यहाँ ज्यादा देर मत रुको, चले जाओ यहाँ से। प्रतीक को अरुण की बात याद आ गई और वो मुस्कुरा दिया। हाँ चाचा, हम भी रुकना नहीं चाहते, लेकिन हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है और उसे स्टार्ट करने के लिए पानी की जरूरत है, तो अगर कहीं पानी मिल जाए तो। प्रतीक बोला। बूढ़े आदमी ने उनकी गाड़ी की ओर देखा जो कुछ दूर सड़क पर खड़ी थी। बेटा, तुम्हारी गाड़ी को कोई भी चालू नहीं कर सकता, बूढ़े आदमी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। प्रतीक और मयंक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ऐसा क्यों कह रहे हो चाचा? आप गाड़ी के मैकेनिक हो क्या, जो दूर खड़ी गाड़ी को देखते ही बता दिया? मयंक बोला। बेटा, रात भर तुम दोनों यही गांव में शरण ले लो, पंचायत भवन में कमरा खुला मिलेगा, वहीं सो जाना, लेकिन गाड़ी को चालू करने की कोशिश भी मत करना। चाचा, हम 2 नहीं, हम 4 हैं, हमको भटेला जाना है आज ही, मयंक कहने लगा। तो आप हमें बस बता दो कि पानी कहाँ मिल सकता है, हम गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे कैसे भी। 4? बूढ़ा आदमी चौंका। तो तुम्हारे बाकी 2 साथी कहाँ हैं? मयंक और प्रतीक ने मुड़कर देखा तो अरुण और अल्ताफ गाड़ी के पास नहीं थे। वहीं गाड़ी के आसपास ही हैं वो, इधर उधर पानी ढूंढ रहे होंगे। बेटा, उनको बुला लो, यह जगह सही नहीं है, वो कोटड़ी की ओर चले गए तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। कोटड़ी? प्रतीक ने सवाल किया। सड़क के उस तरफ एक पुराना मकान है, उसे गांव के लोग कोटड़ी कहते हैं। बूढ़े आदमी के चेहरे पर चिंता दिखने लगी थी। अरुण और अल्ताफ लकड़ी के उस जर्जर मकान के सामने खड़े। मकान को घेरते हुए लकड़ी के फट्टों की 3 फुट ऊंची बाउंड्री थी। लोहे का छोटा सा फाटक था जो खुला हुआ था। सैम डिसूजा, अल्ताफ ने बाहर बोर्ड पर नाम पढ़ा। धक 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 धक। अरुण बाउंड्री के भीतर घुसते हुए बोल रहा था और खूनी चुड़ैल 2 लोगों को घर की ओर आते हुए देख रही। धक 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 धक। अल्ताफ, ताबीज बाबीज पहना है ना? मजाक बहुत हो गया यार, कोई डब्बा ढूंढ जल्दी और चलते हैं यहाँ से। अल्ताफ को उसकी हरकतें पसंद नहीं आ रही थी। फट रही है ना तेरी, बोल ना। अरुण जोर जोर से हंसने लगा। इसी समय मकान के भीतर से कुछ आवाजें आईं, जो कुछ ही सेकंड में थम भी गई। किसी के कदमों की आवाज थी यह। अरुण और अल्ताफ ने एक दूसरे को देखा, जैसे पूछ रहे थे यह कैसी आवाज थी। कोई बिल्ली होगी, अल्ताफ बोला। नहीं, यह बिल्ली नहीं हो सकती, बिल्ली तो बहुत ही दबे पांव चलती है, अरुण गंभीर होकर कह रहा था। यह तो किसी औरत के चलने की आवाज है, कोई चुड़ैल है इस मकान में। अरुण फिर से हंसने लगा। और यो, ज्यादा मजाक अच्छा नहीं होता, हमको इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता है और जंगली इलाका है,
मैं जा रहा हूं वापस गाड़ी के पास। फट गई रे फट गई, अल्तुवा की फट गई, अरुण चिढ़ाने लगा। हाँ तू ही शेर है, ठीक है, जा घर के अंदर जा और चुड़ैल की पप्पी लेकर आना, ठीक है? लगा 1000 की, मैं अभी चला जाऊंगा, भूतों से मेरा बचपन से याराना है। वहां मयंक और प्रतीक भी असहज हो रहे थे। चाचा, अब तुम कोई भूत चुड़ैल की स्टोरी सुनाओ, उससे पहले पानी का बता दो तो मेहरबानी होगी। प्रतीक बूढ़े आदमी की बात से खींचने लगा था। इसी समय मयंक के मोबाइल की घंटी बजने लगी। देखा तो यह शिवराज का फोन था। हाँ शिव, हम रास्ते में ही हैं, मयंक ने कॉल रिसीव करते ही कहा। कहां तक पहुंचे हो तुम लोग? शिवराज ने पूछा। भाई कोई 40 किलोमीटर बस दूर है, लेकिन कमबख्त गाड़ी हमारी बंद हो गई है। 40 किलोमीटर? शिवराज थोड़ा चौंका। मतलब तुम लोग बलरामपुर से आगे आ गए हो? पता नहीं यार पीछे कौन सा गांव था, मयंक ने कहते हुए बूढ़े आदमी से पूछा। चाचा कौन सी जगह है ये? खतवाड़ा श्यामपुर, बूढ़े आदमी ने बताया। कोई खतवाड़ा श्यामपुर है? मयंक सुनो मेरी बात ध्यान से, शिवराज ने गंभीर होते हुए कहा। ये कोटड़ी का इलाका है जहां तुम्हारी गाड़ी खराब हुई है। तुम गाड़ी को वहीं छोड़ो और पास में ही खतवाड़ा गांव है, तुरंत वहां चले जाओ। क्या मतलब? मयंक ने आश्चर्य से पूछा। भाई मैं सुबह गाड़ी भेज दूंगा, तुम्हारी गाड़ी को टो करके ले आएंगे। अभी तुम निकलो वहां से जल्दी। शिव बात क्या है यार, यहाँ एक बुजुर्ग खड़े हैं, वो भी यही कह रहे हैं। मयंक रात में वो जगह सही नहीं है और इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा जल्दी निकलने को बोला था। अब देख, ज्यादा मुझे भी नहीं पता, लेकिन आसपास के लोगों ने कुछ वहां देखा है, तभी मना करते हैं। लेकिन यार तेरी शादी, मुझे तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना है, भले ही तुम शादी में ना पहुंचो। तुम इतना दूर आए, तुमने दोस्ती निभा दी है। और हाँ, गांव पहुंचकर प्लीज फोन करो। ठीक है शिव, हम सुबह आते हैं, मयंक ने कॉल काट दिया। प्रतीक कुछ समझ चुका था कि शिव से क्या बात हुई थी, तब भी वह मयंक के मुंह से सुनना चाहता था। यार शिव भी चाचा वाली बात ही बोल रहा है, खामखा में क्यों रिस्क लेना, चाचा के साथ ही चलते हैं। मयंक क्या यार, तुम भी इन सब बातों में। प्रतीक सहमत नहीं हुआ था, लेकिन उसने कोई विरोध भी नहीं किया। चाचा वैसे किस्सा क्या है और यहाँ ऐसा क्या है? मयंक ने पूछा। बेटा पहले अपने दोस्तों को बुला लो, फिर मैं बताऊंगा। अरुण और अल्ताफ को वहां कोई डब्बा या बाल्टी नहीं दिखी। मकान का दरवाजा बंद था, लेकिन उसमें छेद थे। अरुण ने उत्सुकता से भीतर झांक कर देखा। अंधेरा था, लेकिन रोशनदान से जो थोड़ी रोशनी भीतर पहुंच रही थी, उसमें मकान का कुछ हिस्सा दिख पा रहा था। मकान के हॉल के बीचों बीच एक गुड़िया गिरी पड़ी थी, जिसके पैर ऊपर थे। उसके बगल से ऊपर जाती सीढ़ियां भी दिख रही थी, लेकिन बाकी कोनों में अंधेरा ही अंधेरा था। क्या दिख रहा है? अल्ताफ ने पूछा। कुछ नहीं है यार, एक बस खिलौना पड़ा है। साहस जुटाकर अल्ताफ ने भी झांक ही लिया। खिलौना नहीं, वो गुड़िया है। अबे तो गुड़िया खिलौना नहीं होती क्या? अरुण बोला। हाँ ठीक है, लेकिन पड़ा नहीं, वो खिलौना खड़ा है। तेरी आंखें ठीक करवा, अरुण ने दोबारा झांकते हुए कहा। गुड़िया नीचे गिरी हुई है, उसकी टांगे ऊपर की ओर है। यार तू अब बहुत ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है। मैं साफ साफ देख रहा हूं कि गुड़िया खड़ी है और उसका मुंह दरवाजे की ओर है, अल्ताफ ने नाराज होते हुए कहा। तू शर्त लगा मुझसे इस बात पर, मैं दरवाजा खोलकर ही तुझे दिखाऊंगा कि गुड़िया पड़ी है या खड़ी है। अरुण भी अड़ गया था। मुझे तुझसे बहस नहीं करनी, अब चल यहां से। 1000 रुपए अभी तेरे हाथ में रख दूंगा अगर गुड़िया खड़ी मिली तो। कुछ भी बोले जा रहा है यार तू। अच्छा तो तू खोल दरवाजा। गुड़िया अगर खड़ी नहीं मिली तो मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। तू मत पलटना अपनी जबान से। मयंक और प्रतीक
बूढ़े आदमी के साथ गाड़ी के पास आ गए थे। अरे वो दोनों तो कहीं दिख ही नहीं रहे, प्रतीक ने कहा। वो कहीं उस मकान के पास तो न चले गए हों, मयंक बोला। चल तो देख कर आते हैं, प्रतीक ने उस ओर जाते हुए कहा। बेटा उधर मत जाओ तुम लोग, बूढ़े आदमी ने चेताया। क्या चाचा, अब क्या अपने दोस्तों को भी छोड़ दें आपके कहने से? प्रतीक आगे बढ़ गया था। मयंक ने बूढ़े आदमी को देखा तो उसने कहा, नहीं बेटा, मैं तो नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। और हाँ, अगर जा भी रहे हो तो बेटा मकान के पास किसी भी हालत में मत जाना, बाकी तुम लोगों की जो इच्छा। 2-3 बार जोर से हिलाने पर मकान का दरवाजा खुल गया था। अरुण और अल्ताफ लेकिन बाहर से ही भीतर देख रहे थे। भीतर देखकर उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। वो एक दूसरे को देखने लगे। ओरियो चल यार, अब मत रुक यहाँ, अल्ताफ ने अपने कदम पीछे करते हुए कहा। लेकिन यार ऐसा कैसे हो सकता है? गुड़िया ना तो खड़ी है और ना पड़ी है। गुड़िया को कौन उठाकर ले गया इतनी जल्दी वहां से? अरुण सर पकड़कर खड़ा था। ओरियो मेरी बात मान, अब चल यहाँ से। वो गुड़िया जहां भी गई यहाँ। अल्ताफ पलटते हुए कह रहा था, लेकिन उसकी आवाज अटक गई। अरुण ने अल्ताफ को स्तब्ध हो जाने के कारण देखा तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। लोहे के फाटक के पास उनके वापस जाने के रास्ते में वही गुड़िया खड़ी थी। ओरियो गुड़िया, अल्ताफ ने कदम पीछे लेते हुए कहा। उसके पसीने छूट रहे थे। अरुण दरवाजे के पास ही हक्का बक्का सा खड़ा था, लेकिन कुछ भी कह नहीं पा रहा था। मयंक और प्रतीक भी पास आ गए थे। उन्होंने अरुण और अल्ताफ को देख भी लिया था। वो रहे दोनों, देख उसी मकान में हैं। कुछ भी तो नहीं हुआ है उन्हें, प्रतीक बोला। तभी उस गुड़िया में कुछ हरकत हुई। उसकी आंखें जो अब तक नीचे थी वो ऊपर उठ गई और उसने अपना पैर उठाकर आगे रखा। यह देख दोनों एक साथ चीख उठे और गुड़िया से बचने के लिए आनन फानन में मकान के भीतर जा घुसे। अंदर जाते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि थोड़ी दूरी पर मयंक और प्रतीक भी सुन सकते। मयंक और प्रतीक दौड़कर वहां कोठड़ी के पास पहुंच गए थे। अरुण और अल्ताफ को कोठड़ी में घुसते हुए उन्होंने देखा था, लेकिन लकड़ी की 3 फुट ऊंची बाउंड्री के कारण उन्हें वह गुड़िया नहीं दिखी थी, जिससे डरकर दोनों कोठड़ी में घुसे थे। अल्ताफ, ओरियो, बाहर निकलो, प्रतीक पुकार रहा था। वो चिल्लाए क्यों थे प्रतीक? क्या देख लिया था उन्होंने? मयंक ने पूछा। यार ये मजाक कर रहे हैं हमारे साथ और कुछ नहीं। तू ओरियो की आदत जानता है ना अच्छी तरह से। ओरियो बाहर आ जा, ये मजाक का टाइम नहीं है, मयंक बोला। अल्ताफ और अरुण सीढ़ियों के नीचे दुबके हुए बैठे थे। किसी के चलने की आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी। दोनों ने हाथों से अपने मुंह को जोर से दबा लिया कि उनकी सांसों की आवाज भी बाहर न निकल सके। मकान के भीतर खूब अंधेरा था। थोड़ी बहुत रोशनी रोशनदान और खिड़कियों से आ रही थी। बस खिड़की के सामने वह गुड़िया अपने पैरों पर चलती हुई जा रही थी। हल्की सी रोशनी में गुड़िया का डरावना चेहरा उन्हें कुछ पल के लिए दिख गया था, जिसे देखकर अरुण और अल्ताफ कांपने लगे। अब गुड़िया नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। आहट नजदीक आ रही थी और नजदीक आ रही थी, फिर अचानक रुक गई। अंकल, तभी किसी बच्ची की आवाज आई। मेरे साथ खेलो ना अंकल। यह आवाज सुनकर दोनों की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। ये तो बोलती भी है, अल्ताफ ने आहिस्ता से कहा। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप हो जा एकदम, वो सुन लेगी, अरुण फुसफुसाकर बोला। मुझे खेलना है अंकल, मेरे साथ खेलो ना। बच्ची की आवाज में गुहार थी। मेरे साथ खेलो ना। आवाज दोबारा आई।
मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो ना। गुहार अब रूठने की आवाज में बदल गई थी। बाहर मयंक और प्रतीक भी लगातार दोनों को पुकार रहे थे। आवाज भीतर सुनाई दे रही थी, लेकिन डर के मारे अल्ताफ और अरुण जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। प्रतीक, यार मुझे नहीं लगता ये लोग ऐसा मजाक इतनी देर तक कर सकते। मयंक को चिंता होने लगी थी। कुछ नहीं है मयंक, तूने देखा ना कैसे वो हमको देखकर अंदर भागे थे। उनका इरादा हमें डराने का है बस। अंकल, मेरे साथ खेलो। इस बार कुछ पटकने की आवाज भी साथ आई, जैसे कोई कुर्सी या स्टूल जोर से गिराया हो किसी ने। मेरे साथ खेलो। आवाज में गुस्सा नजर आने लगा था। मेरे साथ खेलो। और आखिर वह गुस्से में जोर से चिल्लाकर बोली। ये क्या था? मयंक ने प्रतीक की ओर देखकर पूछा, लेकिन प्रतीक का दिमाग अब भी हिसाब लगा रहा था। वो मन ही मन इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। और यो अल्ताफ, कहाँ हो तुम दोनों? जवाब दो। मयंक लकड़ी की बाउंड्री के बाहर से ही चिल्लाया। मयंक चल, दरवाजा खोलते हैं, चल देखते हैं कौन सा भूत है या भूतनी। प्रतीक यार, मुझे लग रहा है कि हम किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। बिना कुछ भी जाने कदम आगे मत बढ़ाना। मयंक, कैसी बात कर रहा है तू? गांव में तो कोई भी खाली मकान भूतिया मकान मान लिया जाता है। मुझे नहीं लगा था कि उस बूढ़े काका की बात को इतना सीरियस ले लेगा तू। प्रतीक रुक, एक बार सोच ले अच्छे से। बच्ची की आवाज आना बंद हो गई थी, लेकिन कदमों की आहट फिर से सुनाई देने लगी। कोई सीढ़ियों पर चढ़ने लगा था, उन्हीं सीढ़ियों पर जिसके नीचे अरुण और अल्ताफ छुपे हुए थे। अल्ताफ की धड़कनें तेज हो गई थी और अरुण भी कपकपाने लगा था। कदमों की आहट जब ऊपर की मंजिल तक चली गई तो दोनों ने थोड़ी सी चैन की सांस ली। ये तो सच में साला भूत बंगला है, अरुण बोला। तू ही बहादुर बन रहा था साले, कहाँ फंसा दिया लाकर। अल्ताफ की रुलाई निकल गई थी। चल अब भागते हैं यहाँ से, अरुण ने कहा। कैसे भागेगा, दरवाजा तो बंद है। डर मत, प्रतीक और मयंक बाहर आ गए हैं। अब हम 4 हैं, कुछ नहीं होगा हमें। अंकल, तभी आवाज आई, ही पकड़ लिया। दोनों मुड़े तो पाया गुड़िया सीढ़ियों से उल्टी लटक कर उन्हें ही देख रही थी। उसका उल्टा लटका चेहरा उनकी आंखों के सामने था। खौफ के उन पलों में उस गुड़िया की गोल और मोटी सी आंखों को इतने नजदीक से देखना किसी की हृदय गति को भी रोक सकता था। उसकी आंखों का लाल सा सुर्ख रेटिना देखकर और उसकी हंसी सुनकर दोनों की चीख निकल गई। वो सीढ़ियों के नीचे से निकलकर दरवाजे की ओर भागे। अंकल, खेलो ना मेरे साथ। गुड़िया सीढ़ियों से उतरकर पीछे पीछे चली आ रही थी। अल्ताफ दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। प्रतीक, मयंक, अरुण जोर जोर से पुकार रहा था। प्रतीक भाई, बचा ले हमको। भीतर से दरवाजा पीटने की आवाज बाहर सुनाई दे रही थी और अरुण की पुकार भी दोनों सुन पा रहे थे। प्रतीक बिना एक पल रुके बाउंड्री में दाखिल हो गया और दरवाजे के पास पहुंच गया। मयंक असमंजस में खड़ा था, लेकिन फिर उससे रुका नहीं गया। वह भी प्रतीक के पीछे पीछे दरवाजे तक चला गया। अल्ताफ, क्या है ये सब? प्रतीक ने दरवाजे के पास पहुंचकर कहा। भाई, दरवाजा खोल भाई। प्रतीक की आवाज सुनकर अल्ताफ रोते हुए बोला। प्रतीक, अरुण भी चिल्लाया। भाई दरवाजा तोड़ दे, लेकिन हमें निकाल ले भाई, वरना ये हमको। अरुण चुप हो गया था और अल्ताफ ने भी दरवाजा पीटना बंद कर दिया था, क्योंकि वह गुड़िया भी दरवाजे तक आ गई थी। अंकल, खेलो ना, उसने मासूमियत भरी आवाज में धीमे से कहा और अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। मयंक ने कंधे से दरवाजे पर चोट करना शुरू किया तो प्रतीक भी साथ देने लगा, लेकिन दरवाजा बहुत ही मजबूती से जैसे बंद किया हुआ था। अल्ताफ और अरुण की आवाज अचानक आना बंद हो गई थी। और ये तू बोल क्यों नहीं रहा? प्रतीक ने रुककर पूछा।
मयंक भी ठहर गया था। अल्ताफ, बोल अल्ताफ। तभी अरुण की चीखने की आवाजें आने लगी। अल्ताफ भी उन दोनों को पुकार रहा था। अंदर से कुछ देर तक अजीब अजीब सी आवाजें आती रही और अरुण का चीखना चिल्लाना भी लगातार सुनाई दे रहा। फिर सब कुछ अचानक एकदम शांत हो गया। मयंक और प्रतीक दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश कर चुके थे और जोर आजमाइश करके पसीने से नहा चुके थे। कोई और रास्ता खोजते हैं प्रतीक, ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा। मयंक ने हाफते हुए दरवाजे पर हाथ रख दिया। हाथ के हल्के से दबाव से ही अचानक दरवाजा खुल गया। ये देखकर मयंक चौंक कर पीछे हटा। उसने प्रतीक को देखा, जैसे पूछ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। प्रतीक ने अंदर देखा, वहां गहरा अंधेरा था, कुछ भी अच्छे से नजर नहीं आ रहा था। बीच हॉल में एक गुड़िया गिरी हुई थी। अरुण और अल्ताफ वहां कहीं नहीं थे। कमीनों ने भीतर से बंद कर रखा था दरवाजा, खोलकर फिर से छुप गए। और यो, कहाँ हो तुम दोनों? बाहर आ जाओ, दरवाजा खुल गया है। मयंक ने ऊंची आवाज में कहा। अल्ताफ, प्रतीक ने भी आवाज लगाई। भाई मैं ऊपर हूँ, नीचे एक गुड़िया है जो चलती है। अल्ताफ की आवाज थी जो ऊपर की मंजिल से आ रही थी। तुम दोनों ने बहुत अच्छा मजाक किया, अब चुपचाप बाहर आ जाओ वरना हम वापस जा रहे हैं, प्रतीक नाराज होते हुए बोला। खुदा कसम भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमें छोड़ के मत जाना भाई वरना हम मर जाएंगे। अगर अंदर गए और ये दरवाजा फिर से बंद हो गया तो? मयंक ने कहा। कैसे बंद हो जाएगा दरवाजा? कोई करेगा बंद तभी होगा ना। प्रतीक उसी समय अंदर जा खड़ा हुआ। ले देख, मैं अंदर हूं और दरवाजा अब भी खुला है। मयंक अब भी अंदर जाने से झिझक रहा था। वो बाहर ही खड़ा था, लेकिन प्रतीक आगे जा चुका था। प्रतीक उस गुड़िया के पास पहुंचा और उसे देखने लगा। मुड़कर मयंक को एक बार देखा और फिर नीचे झुककर गुड़िया को अपने हाथ में उठा लिया। प्रतीक को यह सब अभी मजाक लग रहा था। अल्ताफ बेटा, तेरी चलने वाली गुड़िया मेरी गोदी में है, नीचे आजा और उस औरियो को भी बोल दे कि बच्चों को डराया करे ऐसा खेल दिखाकर। प्रतीक घुटनों के बल बैठ गया और उसने गुड़िया को उठाकर खड़ा कर दिया। वह उसके हाथों को आगे पीछे और ऊपर नीचे हिलाने लगा। अल्ताफ डरते डरते नीचे आ रहा था। उसने ऊपर से ही झांक कर देखा तो प्रतीक उसी गुड़िया को पकड़कर बैठा था। प्रतीक छोड़ दे उसे, वो खिलौना नहीं है भाई, वो चलती है। अल्ताफ नीचे आने में झिझक रहा था। हाँ हाँ, और बोलती भी है ना? प्रतीक ने अल्ताफ को देखकर पूछा। मिमिक्री कौन कर रहा था, तू या ओरियो? मेरे साथ खेलो? यही बोली थी भाई, अल्ताफ ने कहा। प्रतीक गुड़िया की मुंडी पकड़कर घुमाने लगा। मयंक अब भी दरवाजे के बाहर ही खड़ा था और घबराया हुआ सा प्रतीक को देख रहा था। प्रतीक ने गुड़िया का मुंह मयंक की ओर घुमाया और बोला, आओ मयंक, तुम भी खेलो। इसी समय जैसे किसी हवा का बहुत शक्तिशाली झोंका आया, जिसने मयंक को भीतर धकेल दिया। मयंक ठीक उस गुड़िया के सामने आ गिरा था। उस झोंके को प्रतीक ने भी महसूस किया था। उसका एक हाथ अपने चेहरे के आगे आ गया था। उसकी आंखें बंद हो गई थी। किसी तरह उसने खुद को गिरने से बचाया। दूसरे हाथ में अब भी गुड़िया का बाजू था। अंकल, मेरे साथ खेलो ना, गुड़िया बोल उठी। प्रतीक ने आंखें खोल के देखा तो गुड़िया अपने दम पर खड़ी थी और मयंक को देख रही थी। प्रतीक ने तुरंत उसे छोड़ दिया और पीछे सरक गया। गुड़िया मयंक की ओर बढ़ने लगी। अंकल खेलो ना मेरे साथ। मयंक ने खुद को संभाला और खड़ा हो गया। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा भड़ाक से बंद हो गया। गुड़िया अब भी उसके पीछे बढ़ रही थी और वही बात दोहरा रही थी, अंकल खेलो ना मेरे साथ। प्रतीक ने डर को थोड़ा काबू में किया और अंधेरे में कुछ टटोलने लगा। लकड़ी का एक मोटा टुकड़ा उसके हाथ लगा। उसने उसे उठाया और गुड़िया पर फेंक कर मारा।
लेकिन गुड़िया को रत्ती भर भी उससे फर्क नहीं पड़ा। उसने मुड़कर प्रतीक को घूरा, लेकिन तुरंत वह मयंक की ओर वापस मुड़ गई। उसने अपने हाथ मयंक की ओर बढ़ाए और फिर कहा, अंकल मेरे साथ खेलो ना। मयंक उसके सामने से हट गया और दौड़कर प्रतीक के पास जा पहुंचा। इस दौरान अल्ताफ भी नीचे उतर आया था और प्रतीक के बाजू में वो भी जा बैठा था। गुड़िया उनकी ओर बढ़ने लगी थी और कहे जा रही थी, मेरे साथ खेलो। उसके शब्दों में अब गुस्सा बढ़ रहा था। खेलो, मेरे साथ खेलो। क्यों खेले तेरे साथ? नहीं खेलेंगे। प्रतीक ने हिम्मत करके ऊंची आवाज में उसका विरोध किया। गुड़िया उसकी बात सुनकर ठिठक गई। उसने अपना एक हाथ उठाया और अंगुली से इशारा किया, ये खेलेंगे मेरे साथ। उसका इशारा मयंक की ओर था। मयंक घबराकर प्रतीक की ओट में आ गया। कोई नहीं खेलेगा तेरे साथ, सुन लिया ना तूने, अब तू जा यहां से। प्रतीक बोला, इनको खेलना होगा मेरे साथ। गुड़िया भी गुस्सा हो गई। वह आगे बढ़ी, लेकिन प्रतीक बीच में था। गुड़िया ने प्रतीक का पैर पकड़ा और खिलौने की तरह उसे वहां से हटा दिया। प्रतीक हवा में उड़कर सीढ़ियों से टकरा गया था। वह फिर से मयंक की ओर बढ़ चली। उसने अल्ताफ को देखा भी नहीं। वह बस मयंक में रुचि ले रही थी। रुक जाओ। प्रतीक दौड़कर फिर से मयंक के आगे पहुंच गया। तुम कौन हो और तुम मयंक के साथ ही क्यों खेलना चाहती हो? हमें बता दो, फिर हम सब साथ में खेलेंगे। तुम तो अच्छी गुड़िया हो, गुस्सा मत करो प्लीज। मैं गुड़िया नहीं हूँ, गुड़िया बोली, मैं जेनी हूँ। जेनी? हाँ तुम जेनी ही हो और तुम बहुत ही अच्छी हो। जेनी कुछ देर शांत हो गई और प्रतीक को देखने लगी। फिर अचानक गर्दन नीचे करके वह रोने लगी। तीनों से रोते हुए देखकर भय के माहौल में भी आश्चर्य के समुद्र में गोते लगा रहे। दरवाजा अब भी बंद था। वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे मम्मी डैडी शहर चले गए हैं, मुझे अंकल के पास छोड़कर, जेनी रोते हुए कहने लगी। डैडी बोले शाम को आएंगे, मेरे लिए डॉल भी लाएंगे। मैंने बोला ओके डैडी। डैडी के जाने के बाद अंकल बोले मेरे साथ खेलो जेनी। मैंने बोला जेनी तो अपनी गुड़िया के साथ खेलती है। अंकल नहीं माने, बोले खेलो खेलो खेलो। मैं रोने लगी तो भी अंकल ने मेरी फ्रॉक खोल दी और मेरे साथ खेलने लगे। मुझे वो खेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे तो दर्द हो रहा था, लेकिन अंकल खेलते ही रहे। मैंने अंकल को बोला जेनी डैडी को बोलेगी और डैडी उसकी पिटाई करेंगे। अंकल ने मुझे मारा, बहुत मारा। मैंने फिर भी बोला जेनी डैडी को बोलेगी, तो अंकल ने मुझे उस कुएं में डाल दिया। जेनी ने हाथ से इशारा करके बताया। अचानक दरवाजा खुल गया था और दरवाजे के बाहर थोड़ी दूर पर एक कुआं था। जेनी अब भी रो रही थी। प्रतीक उसकी कहानी सुनकर कुछ पल डर को बिल्कुल भूल गया था। उसे अब जेनी पर तरस आ रहा था। मैं रात को कुएं से बाहर आ गई और अंकल को बोला कि तुम मेरे साथ खेलो। अंकल ने बहुत मना किया और जेनी के जैसे रोने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे जैसा दर्द हुआ था अंकल को भी वैसा ही दर्द हो रहा था। जेनी ने अंकल को भी कुएं में डाल दिया। जेनी इतना कहकर चुप हो गई। जेनी, वो तो गंदे अंकल थे ना। अच्छा किया तुमने उनको कुएं में डाल दिया, लेकिन हम तो अच्छे अंकल है ना। जेनी के अच्छे अंकल, प्रतीक बोला। जेनी बिना कुछ बोले मुड़ी और अंधेरे में चली गई। तीनों को लगा कि जेनी अब शांत हो गई है। उन्होंने देखा दरवाजा भी खुला हुआ था। प्रतीक, चल भागते हैं अब यहाँ से, मयंक खड़े होते हुए बोला। अल्ताफ भी खड़ा हो गया था, लेकिन प्रतीक अब भी उधर ही देख रहा था जिस ओर जेनी गई थी। और यो कहाँ है? प्रतीक ने याद दिलाया उन्हें। पता नहीं, लेकिन यही मौका है बाहर निकलने का। अब रुके तो फंस जाएंगे हम, अल्ताफ कहने लगा। हम औरियो को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते।
मयंक कुछ बोलने ही वाला था, तभी जेनी लौट आई। उसने अरुण का पांव पकड़ा हुआ था। वह अरुण को अंधेरे में खींचकर ला रही थी। जेनी के चेहरे के भाव अब बदले हुए थे। जेनी गुस्से में थी। अरुण के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और उसमें कोई हरकत भी नहीं थी। शरीर पर अनगिनत घाव थे जहां से खून अब भी बह रहा था। अल्ताफ को उल्टी आ गई उसे देखकर। मयंक और प्रतीक भी उसकी हालत देखकर सिहर उठे थे। उन्हें समझ आ गया था कि अरुण मर चुका था। अल्ताफ प्राणों के भय से रोने लगा था। जेनी, इसको क्यों मारा तुमने? हिम्मत करके प्रतीक ने पूछा। ये अंकल भी जेनी से खेलते थे। वो रोती थी फिर भी खेलते थे। उसको बोलते थे कि वो अपने डैडी से बोलेगी तो ये उसके डैडी को मार डालेंगे। जेनी ने डरावनी आवाज में कहा। नहीं जेनी, ये तुम्हारे गंदे अंकल नहीं थे। ये तो अच्छे अंकल थे। ये तो चॉकलेट भी देते हैं बच्चों को। प्रतीक बोला। ये खेलते थे, जेनी बोली और फिर मयंक को देखने लगी। और ये अंकल भी खेलते थे। मेरे साथ भी खेलो ना अंकल। अरुण को छोड़कर वह मयंक की ओर बढ़ने लगी। जेनी रुको, जेनी नहीं, जेनी ये तुम्हारे अंकल नहीं है, प्रतीक ने हाथ जोड़कर कहा। अंकल से पूछ लो, अंकल खेलते हैं। अंकल, आप खेलते हो ना? जेनी ने पूछा तो मयंक सकपका गया। प्रतीक को जैसे अभी भी कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, जेनी, अंकल किसके साथ खेलते हैं? जेनी के साथ। लेकिन जेनी तो यहाँ रहती है और अंकल तो बहुत दूर रहते हैं। वहां भी जेनी है, अंकल के घर के पास। जब वो अंकल के पास पढ़ने आती है तो ये अंकल उसके साथ खेलते हैं। जेनी मयंक की ओर बढ़ रही थी। प्रतीक और अल्ताफ मयंक की ओर देखने लगे। मयंक गुड़िया के भय से आतंकित खड़ा था। उसके पास अपनी सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं थी और ना ही झूठ कहने की हिम्मत थी। प्रतीक और अल्ताफ अब सब कुछ समझ गए थे। अल्ताफ पहले ही दूर खड़ा था और अब प्रतीक भी मयंक के आगे से हट गया। भाई बचा ले यार मुझे, गलती हो गई मुझसे, बोलना इसे। जेनी को अपने पास आता देख मयंक गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन प्रतीक ने गर्दन हिलाकर मयंक को मना कर। भाई प्लीज मदद कर यार मेरी, ये तेरी बात सुन रही है। अल्ताफ चल, प्रतीक ने अल्ताफ को देखकर कहा। अल्ताफ, प्रतीक, मत जाओ यार मुझे छोड़कर। मयंक रोने लगा। मुझे माफ कर दो यार प्लीज। अल्ताफ और प्रतीक उस मकान से बाहर आ गए थे। दरवाजा फिर से बंद हो गया। मयंक की चीख बाहर तक सुनाई दे रही थी, लेकिन प्रतीक और अल्ताफ वहां से ऐसे जा रहे थे जैसे उन्हें कुछ भी सुनाई न दे रहा हो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें।